हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को भी बहुत ही अच्छे से कर होंगे। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो जो आपका सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट हो जाता है और उसमें जो 2022 में क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसको सॉल्व करेंगे। और ये जो आप लोगों के लिए हो जाते हैं, ये क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जब रिपीट होते हैं तो आपको ये क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। ठीक, तो चलते हैं भाई, फटाफट से देख लेते हैं बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे देते हैं कि ये टोटल जो हो जाता है, ये जो आपका पेपर हो जाता है वो कितने नंबर्स का होता है, तो 50 नंबर्स का होता है। और इसमें कम से कम कितने नंबर्स लाने रहते हैं, तो 25 नंबर्स लाने रहते हैं। और अगर इसमें एक भी नंबर कम रहता है, यानी 25 से एक भी कम यानी 24 अगर हो जाता है, तो यहाँ पे आ जाती है दिक्कत। तो दिक्कत क्यों आए, हम यहाँ पे रहेंगे और यहाँ पे रहने का कोई मतलब ही नहीं, ये तो सेफ जोन है। 25 क्या है, सेफ जोन है, लेकिन हमें परसेंटेज भी अच्छा बनाना है, तो इसलिए हमें अच्छी मेहनत करनी है और अच्छा क्या करना है, अच्छे से परफॉर्मेंस करना है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हो जाते हैं वो होते हैं 15। उसके बाद आपके वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो भी होते हैं 15, और आपके जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 10। तो टोटल मिलाकर आपके 40 क्वेश्चंस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं, तो 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए भाई, चलते हैं, इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि वस्तुनिष्ठ टाइप क्वेश्चन है। और इसमें क्वेश्चन है, बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक था। कौन शासक था? दौलत खान लोधी, सिकंदर लोधी, इब्राहिम लोधी, बहादुर शाह। तो इसमें इब्राहिम लोधी हो जाते हैं, इन्हीं से तो युद्ध हुआ था। और उसके बाद यानी पानीपत का युद्ध 1526 में, और इन्हीं को हराकर बाबर क्या बने थे, दिल्ली के शासक बन गए थे। हुमायूं नामा का रचयिता कौन था? तो हुमायूं या बाबर या गुलबदन बेगम या फैजी। तो एक चीज़ यहाँ पे हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जैसे बाबर नामा किसने लिखी, अकबर नामा किसने लिखी, हुमायूं नामा तो जिसका नाम है उसी ने लिखी, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो हुमायूं नामा के जो रचयिता हो जाते हैं वो गुलबदन बेगम हो जाती हैं, ना कि हुमायूं हो जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा क्योंकि नाम से बड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है इस क्वेश्चन में। और कालिंजर का दुर्ग स्थित है। कालिंजर का दुर्ग बुंदेलखंड में स्थित है, झारखंड में स्थित है, रुहेलखंड में स्थित है, छत्तीसगढ़ में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो ये 3 नंबर का जो क्वेश्चन है, तो इसमें आपका हो जाता है बुंदेलखंड। कालिंजर का जो दुर्ग है वो कहाँ है, तो बुंदेलखंड में हो जाता है। और पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? अब ये इन युद्धों की अगर हम बात करते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, घाघरा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, चौसा का युद्ध, ये सभी युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसलिए जो ये युद्ध हैं इनके बारे में आप अच्छे से तैयारी कर लें, अच्छे से नॉलेज ले लें, कब हुए, किस सन में हुए, किनके बीच हुए, ये चीज़ें भर भर के पूछी जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था, तो 1526 में, 1556 में। और 1526 में कौन सा हुआ था, तो प्रथम युद्ध हुआ था। यहाँ पे द्वितीय युद्ध की बात कर रहे हैं तो 1556 हो जाता है। और अगर हम बात करते हैं किनके किनके बीच हुई थी, तो अकबर और हेमू के बीच में हुई थी। और इसमें हारा कौन था भाई, तो आप लोग कमेंट करके फटाफट से बताएंगे। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन क्या हो जाता है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है कहाँ? अजमेर शरीफ में, मालवा में, फतेहपुर सीकरी में, ग्वालियर में। कहाँ हो जाती है? 5 नंबर का जो क्वेश्चन है उसके लिए आंसर आपका रहेगा अजमेर शरीफ। ठीक है ना, तो ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह यहाँ है। किस देश में व्यापारी सबसे पहले व्यापार करने भारत आए थे? तो कहाँ, तो कौन आए थे, तो अंग्रेज़ आए थे, या पुर्तगाल आए थे, या फ्रांस आए थे, या डच आए थे? तो आपका हो जाता है आंसर यहाँ पे पुर्तगाल आए थे सबसे पहले। ठीक है ना कि अंग्रेज़। इलाहाबाद की संधि कब हुई? 1760 में हुई, या 1762 ईस्वी में हुई, या 1764 ईस्वी में हुई, या 1765 में हुई? 7 नंबर का जो क्वेश्चन है तो उसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1765। क्या हो जाएगा, द ऑप्शन जो है वो आपका राइट है एकदम से। और पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? 1773 में पारित हुआ, या 1772 में पारित हुआ, या 1780 में पारित हुआ, या 1784 में पारित हुआ?
तो यहाँ पे आंसर पे चलेंगे 1784 इसका राइट आंसर है। और स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की, किसने शुरू की? तो लॉर्ड क्लाइव ने शुरू की, या लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू की, या वारेन हेस्टिंग्स ने शुरू की, या सर जॉन शोर ने शुरू की? किसने शुरू की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली? किसने शुरू की? तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी कि बा ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। और सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो 1828 में हुआ, 1821 ईस्वी में हुआ, या 1829 ईस्वी में हुआ, या 1830 ईस्वी में हुआ? तो अगर हम बात करते हैं तो सती प्रथा का अंत, और सती प्रथा तो आप लोगों को पता ही है कि सती कर देते थे, यानी महिलाएं क्या होती थी? सती हो जाती थी, है ना। तो इसका अंत होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। पहले क्या था? बाल विवाह कर दिया जाता था और लड़की की एज बहुत ही कम होती थी, बहुत ही छोटी होती थी। और जो लड़के होते थे तो लड़के काहे के, तो वो तो मतलब एक ओल्ड मान के चलिए, बहुत ही एज वाले होते थे, उनके साथ शादी कर दी जाती थी। और वो क्या होता था? उनकी मृत्यु हो जाती थी, तो जो लड़कियां होती थी यानी कि जिनकी शादी हुई होती है उनको साथ में जला दिया जाता था, चाहे तो भी नहीं चाहे तो भी। भाई स्त्रियों का, लड़कियों का, औरतों का हाल ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा सुधरा है, कल भी जो था वो आज है। बस ये चीज़ें हैं कि सती उनको नहीं किया जा रहा है। तब क्या होता था? एकदम से जला दिया जाता था। आज क्या है? थोड़ा थोड़ा तिल तिल करके, वो वाली बात होती है। लेकिन इस पर वर्क किया गया, वर्क इस पर बहुत ज़्यादा किया गया और इसका अंत भी किया गया। लेकिन वही चीज़ है, समाज में जो बुराइयां हो जाती हैं ना, तो कहीं ना कहीं पे वो रह ही जाती हैं थोड़ी बहुत। तो खैर बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन पेपर आपका सॉल्व करना है, तो इसमें थोड़ा सा शॉर्ट में ही हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और जब आपकी डिस्कशन क्लास रहेगी उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो हम बात कर लेते हैं 4 दिसंबर। कब हुआ? तो 4 दिसंबर और 1829 ईस्वी में। ये आपका राइट आंसर है, यानी कि सा ऑप्शन राइट है। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन हो जाता है, थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ, ओके। भारत में डाक विभाग की स्थापना की गई। तो भारत में डाक विभाग की कब स्थापना की गई? 1851 ईस्वी में, 1853 ईस्वी में, 1852 ईस्वी में, 1854 ईस्वी में कब की गई? आपका 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, और टोटल आपको 15 क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं, ठीक है ना। तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो 1 अक्टूबर, क्या? तो 1 अक्टूबर। और अगर डेट की बात करते हैं, यानी ईयर की बात करते हैं, डेट की तो बात हो गई कि 1 अक्टूबर, और ईयर की बात करते हैं तो 1854 हो जाती है, यानी कि जो द ऑप्शन है वो राइट है। और राज्यसभा का पदेन सभापति यानी अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या मुख्य न्यायाधीश? तो राज्यसभा का पदेन सभापति यानी अध्यक्ष कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है, बा ऑप्शन ये राइट आपका हो जाएगा। और रूबी क्या है? तो ऐसा मत समझ लेना किसी लड़की का नाम है, ठीक है। रूबी अभ्रक है, या तांबा है, या लोहा है, या कोयला है? क्या हो जाएगा? तो रूबी जो है वो अभ्रक हो जाएगा, ये अभ्रक का एक रूप हो जाता है। और भारत में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? तो इस पर तो हम थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, और इसमें बहुत लोग कंफ्यूज भी रहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिले हैं, 1 है, या 2 हैं, या 3 है, या 4 है। तो अगर हम इस तरह से बात करें कि ये सभी गलत हैं, तो आप कहोगे कि मैम ये सब कैसे गलत हो सकते हैं, क्योंकि इसमें से एक तो हमें चूज़ ही करना है। अब हम एक क्या चूज़ करेंगे? तो आप लोग देखिए, इसके बारे में हम थोड़ी सी डिस्कस कर रहे हैं कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016, कब? तो 2016 के तहत भारत में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। और अगर हम बात करें तो इनमें 5 पहले से ही घोषित राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। कितने? तो 5 पहले से ही घोषित हैं राष्ट्रीय जलमार्गों में, और 106 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शामिल हैं। और ये क्या है? ये सभी जलमार्ग 24 राज्यों में फैले हुए हैं। अब आप खुद से आंसर निकाल लें, बाकी आप देख लें, क्योंकि थोड़ा सा खुद को भी एक्टिव ज़रूर करें। और हम इस पे इस तरह से टिक नहीं कर सकते कि हमने 4 पे लगा दिया, 3 पे लगा दिया, तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए हमने इसको एक्सप्लेन भी कर दिया है। तो अब आप लोग देख लीजिएगा, अपने स्तर से समझ लीजिएगा अपने तरीके से। निम्नलिखित में से कौन संचार का साधन नहीं है? अब यहाँ पे नेगेटिव, वही बात, नेगेटिव का भाई नेगेटिव।
तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग हो जाएगा, हेलीकॉप्टर हो जाएगा, इंटरनेट हो जाएगा, ईमेल हो जाएगा। तो अब तक तो आपने आंसर कर ही लिया होगा कि संचार का साधन नहीं है, तो भाई टेली कॉन्फ्रेंसिंग है, बिल्कुल है, और ईमेल है, बिल्कुल है, इंटरनेट है, बिल्कुल है, लेकिन हेलीकॉप्टर तो यातायात का साधन है, ये नहीं है। और जो नहीं है वही आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस थे, यानी कि आप लोगों के बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चन, वो हो जाते हैं कंप्लीट। अब कंप्लीट करेंगे अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस। तो देखिए भाई, ये भी कितने आपके क्वेश्चन रहेंगे, तो ये भी आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे और हर क्वेश्चन पर आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। तो बहुत अच्छे से समझिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, पहला क्वेश्चन आपका है। तो आंसर पर चलते हैं, आंसर पर भाई फटाफट से चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सारे आंसर हो जाते हैं। ये बाबर ने किस नाम से अपनी आत्मकथा लिखी, तो बाबर ने बाबरनामा नाम से लिखी। तो अभी हमने देखिए क्वेश्चन आया था कि हुमायूं नामा किसने लिखी है, यही तो क्वेश्चन था ना। तो हमने कहा था देखिए भाई, नाम पे मत जाइएगा, थोड़ा सा समझ कर कीजिएगा। अब यहाँ पे बाबर ने जो लिखी तो वो उन्होंने अपने नाम पर ही बाबरनामा लिख दी, लेकिन हुमायूं नामा जो है वो हुमायूं ने नहीं लिखी, गुलबदन बेगम जो कि उनकी सौतेली बहन थी, उन्होंने लिखी थी, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है, तो सासाराम बिहार में स्थित है। और अकबर द्वारा बनवाए 2 किलों के नाम लिखिए, कौन कौन से हो जाते हैं, अजमेर का किला हो जाता है और फतेहपुर सीकरी का हो जाता है। याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। और प्लासी का युद्ध किसके बीच लड़ा गया, अब देखिए वही बताया भी ना, जैसे पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, तृतीय युद्ध, चौसा का युद्ध, खानवा का युद्ध, घाघरा का युद्ध, ये सभी युद्ध बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हो जाता है आपका प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध जो हो जाता है वो अंग्रेज़ों तथा सिराजुद्दौला के मध्य, और कब लड़ा गया, तो 1757 में लड़ा गया था ये युद्ध। और शाहजहां द्वारा बनवाई गई 2 प्रसिद्ध इमारतों के नाम लिखिए, तो शाहजहां का नाम आए और ताजमहल का नाम ना आए तो वो चीज़ बेकार है, अगर ताजमहल का नाम आए और शाहजहां का नाम ना आए तो वो भी बेकार है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शाहजहां द्वारा बनवाई गई 2 प्रसिद्ध इमारत ताजमहल हो जाती है, लाल किला और मोती मस्जिद, इन इमारतों का निर्माण इन्होंने करवाया था। और वैध शासन व्यवस्था को किस गवर्नर ने समाप्त किया, तो 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स हो जाते हैं। और टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ, भाई सिंपल सी बात है कि पराजित होने के कई कारण होते हैं। सबसे पहले तो ये होता है, जब अपने ही, जैसे कहते हैं, अपनी ही फैमिली में मेल मिलत नहीं होती है, एकता नहीं होती है, तो हम हारते हैं। और अपनी ही फैमिली में अगर मेल मिलत होती है तो हम जीतते हैं। फिर उसके बाद एक चीज़ और होती है, मेल मिलत पे ही डिपेंड करता है ये कि एक दूसरे के प्रति षड्यंत्र, जैसे भाई आपके लिए आप ही के घर का कोई एक सदस्य षड्यंत्र रच रहा है, आपकी हार निश्चित है। तो कहते नहीं, घर का भेदी ही लंका ढाता है। तो अगर हमारे जैसे अगर हमारा साम्राज्य है और साम्राज्य में ही लोग क्या कर रहे हैं, पीठ पीछे षड्यंत्र रच रहे हैं, तो हार तो निश्चित ही होनी है ना। तो यहाँ पे क्या है, टीपू सुल्तान क्यों पराजित हुआ, तो फ्रांसीसियों पर अत्यधिक निर्भरता। और हाँ, एक चीज़ और भी है, जब किसी पे आप बहुत ज़्यादा निर्भर रहेंगे कि भाई ये है तो सब कुछ है और ये नहीं तो कुछ भी नहीं, तो वो वाली बात हो जाती है। तो समझ लीजिए वहाँ पे भी हार हो जाती है, जब वो आपके एक एक पॉइंट को जान लेगा बंदा, और फिर वो आपको क्या करेगा, आपको हराने की कोशिश करेगा और वो हरा देगा। और आप दूसरे पे डिपेंड है तो अपने आप से कुछ कर ही नहीं पाते, और जब अपने आप से कुछ कर ही नहीं पाते, दूसरों पे हर वक्त रहेंगे निर्भर, तो फिर क्या होगा, यही सब होगा ना। तो हार ही निश्चित होती है। तो जो टीपू सुल्तान थे तो ऐसा ही सब कुछ था, तो इसीलिए ये हारे थे। तो यहाँ पे आपका लीजिए लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चन भी तैयार हो गया। लॉर्ड मैकाले कौन था, तो अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता। और भारत में प्रथम रेल निर्माण कार्य कब कराया गया, तो 1853 हो जाता है। और किस गवर्नर ने विलय नीति का अनुसरण किया था, तो लॉर्ड डलहौजी हो जाते हैं। और संसद के स्थायी सदन का नाम लिखिए, तो संसद के स्थायी सदन कौन सा हो जाता है, राज्यसभा। और इसमें क्या होता है, ये स्थायी क्यों कहा जाता है, क्योंकि हर 2 साल के बाद जो सदस्य होता है उसको चेंज किया जाता है। तो हर 2 साल बाद, तो कभी ये भंग ही नहीं होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, स्थायी सदन कहा जाता है। और प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, तो प्रदेश का उच्च न्यायालय प्रयागराज इलाहाबाद में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा,
अगला क्वेश्चन है, निर्यात से क्या समझते हैं? तो निर्यात का मतलब होता है चीज़ों को भेजना, यानी अपने देश से हम चीज़ों को बाहर भेज रहे हैं, और बाहर से जब हम कोई चीज़ मंगाते हैं तो उसको आयात कहते हैं। तो भाई ऐसे ही तो हमारी जो दिनचर्या की चीज़ें हैं, यानी हमारा जो पर डे की रोज़मर्रा की ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं, तो ऐसा तो नहीं सारी चीज़ें हमें यही प्रोवाइड हो जाती हैं, मिल जाती हैं, तो विदेशों से भी आती हैं, और हम अपने यहाँ का बना हुआ माल, अपने यहाँ की बनी हुई चीज़ें क्या करते हैं, बाहर भेजते भी हैं। तो इसी को आयात निर्यात कहते हैं। और इसको अलग अगर करके कहा जाए कि आयात होता क्या है, तो यानी मंगवाना, और निर्यात क्या होता है, यानी चीज़ों को भेजना। इस तरह से हो जाता है। और सबसे तेज चलने वाले यातायात के साधन का नाम लिखिए, तो भाई हवाई जहाज़ हो जाता है ना। तो ये सबसे तेज चलने वाला यातायात का साधन हो जाएगा। और मजबूती के आधार पर लोह धातु के कितने प्रकार होते हैं? तो लोह धातु के 4 प्रकार हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाते हैं? तो मैग्नेटाइट हो जाएगा, हेमेटाइट हो जाएगा, लिमोनाइट हो जाएगा, और सिडेराइट हो जाएगा। ये 4 प्रकार के क्या हो जाते हैं, लोहा जो है, ये 4 प्रकार के लोह धातु पाए जाते हैं। कौन कौन से, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लिखे देती हूँ, और आप इनको रट लीजिएगा एकदम से। फिर उसके बाद अब आप लोगों के देखिए, यहाँ पे अति लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस तो कंप्लीट हो जाते हैं, और यहाँ पे लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, लघु उत्तरीय टाइप क्वेश्चंस आपको पीडीएफ ही मिल जाएगी, और पीडीएफ से आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा, और बाकी हम डिस्कशन क्लास में इसमें डिटेल में चीज़ें और सरल भाषा में बता देंगे किस तरह से आपको इसको करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन आपको बता देते हैं कौन कौन से। शेरशाह की शासन व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। उसके बाद है मुगल कालीन भवन निर्माण की विशेषताएं लिखिए। और उसके बाद क्या हो जाता है, इलाहाबाद की संधि की मुख्य धाराएं क्या हैं। और यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, वेलेजली की सहायक संधि के क्या उद्देश्य थे। और अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, कॉर्नवालिस द्वारा किए गए सुधारों का उल्लेख कीजिए। और विलियम बेंटिंक द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों का उल्लेख कीजिए। और अगला क्वेश्चन आपका क्या है, फौजदारी और दीवानी मामलों में क्या अंतर है, और स्पष्ट कीजिए। और उसके बाद है 12वीं पंचवर्षीय योजना के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, और यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, देश की प्रगति के लिए आयात निर्यात दोनों आवश्यक हैं, क्यों? भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। और अष्टप्रधान के विषय में आप क्या जानते हैं। तो इस तरह से ये आपके 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो इनको आप पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, बाकी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिर कैसा लगा भाई आप लोगों को क्लास, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, और सेशन पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करेंगे। और आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जहां पर आपको फ्री पीडीएफ नोट्स मिल जाते हैं, और आपका रिवीजन अच्छे से हो जाता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। थैंक यू।